नमस्ते। टाइटैनिक की कहानी एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में एक विशाल जहाज, बर्फीला समंदर और एक ट्रेजेडी की तस्वीर उभर आती है। आज हम इसी पर गहरी चर्चा करने वाले हैं, मतलब जो भी सोर्सेज हैं हमारे पास, उनके आधार पर। हाँ, और ये सोर्सेज काफ़ी डिटेल्ड है, मतलब ऑफिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, अलग-अलग लोगों की गवाहियाँ, कुछ उस वक्त के अकाउंट्स भी हैं। अपना मिशन यही है कि इन सबको परख कर ये समझें कि उस रात असल में क्या हुआ, क्यों हुआ और कौन से सबक इससे सीखे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं उस जहाज से ही। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन का एक सपना था, समझिए। ओलंपिक क्लास का दूसरा जहाज, अपने वक्त का सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस, और इसे अनसिंकेबल कहा जा रहा था। बिल्कुल, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक कमाल था, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी कमान सौंपी गई थी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को, जो व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी कैप्टन्स में से एक थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा इनके बारे में। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये उनकी रिटायरमेंट से पहले शायद आखिरी समुद्री यात्रा हो सकती थी। अच्छा, तो एक बहुत तजुर्बेकार कैप्टन और एक ना डूबने वाला जहाज, कॉम्बिनेशन तो जबरदस्त था। सफर शुरू हुआ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन कुछ यात्रियों और रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि जहाज की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी। स्पीड क्यों? हाँ, जैसे कि गवाही में ह्यू वुलन ने बताया, और जहाज के लॉग में भी ये दर्ज है, सफर के दिन जैसे जैसे बढ़ रहे थे, तय की गई दूरी भी बढ़ रही थी, मतलब 514 माइल से 546 माइल्स पर डे। ओह, और व्हाइट स्टार लाइन के एमडी ब्रूस इसमे, जो खुद जहाज पर थे, उन्होंने भी इंक्वायरी में माना कि सैटरडे को इंजन 75 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर चल रहे थे। हालांकि इन्होंने ये भी जोड़ा कि ये फुल स्पीड नहीं थी। फिर भी स्पीड तो बढ़ रही थी, लेकिन उस इलाके में तो खतरा भी बढ़ रहा था ना, मतलब बर्फ की चेतावनियां। बिल्कुल, रफ्तार बढ़ रही थी और साथ ही खतरा भी। एक नहीं, कई चेतावनियां आ रही थी। कई। हाँ, अलग अलग जहाज़ों से, कोरिनियन, कैलिफोर्नियन, मेसाबा, इन सब ने आगे बड़े बड़े आइसबर्ग्स होने की सूचना भेजी थी। इंक्वायरी चार्ट्स और ऑफिसर्स जैसे बॉक्सहॉल, पिटमैन, लाइटालर की गवाही इस बात को कंफर्म करती है। और कैप्टन स्मिथ को पता था इन वार्निंग्स के बारे में? हाँ, उन्हें जानकारी थी। कुछ पोजीशंस तो उनके सामने चार्ट पर प्लॉट भी की गई थी, ऐसा रिकॉर्ड्स में है। बॉक्सहॉल और पिटमैन ने यह बताया है। मगर यहाँ एक सवाल उठता है फिर। अगर वार्निंग्स मिल रही थीं, कैप्टन को पता था, चार्ट्स पर थीं, तो उन पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये वायरलेस रूम का क्या सीन था उस वक्त? देखिए, यहीं पर कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम, मतलब क्रिटिकल पहलू सामने आता है। जो चीफ वायरलेस ऑपरेटर थे, जैक फिलिप्स, वो शायद पैसेंजर्स के कमर्शियल मैसेज भेजने में ज्यादा बिजी थे। अच्छा, पैसेंजर्स के मैसेज डिस्ट्रेस सिग्नल से ज्यादा जरूरी? शायद प्रायोरिटी का इशू था। जब नज़दीकी जहाज कैलिफोर्नियन ने आइस वार्निंग भेजी, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिप्स ने उसे काफी रूखेपन से शट अप, आई एम बिजी कहकर टाल दिया। ये बात उनके जो असिस्टेंट ऑपरेटर थे, हैरल्ड ब्राइड, उनकी गवाही से पता चली। ओह माय गॉड! शट अप? मतलब वार्निंग को हाँ? ऐसा कहा गया है। तो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन ओवरलोड था, या शायद प्रायोरिटीज ठीक से सेट नहीं थी। वार्निंग्स चार्ट पर प्लॉट हो रही थी, पर शायद उनकी जो अर्जेंसी थी उसको पूरी तरह समझा नहीं गया। और एक और फैक्टर था ना शायद, वो क्राउज नेस्ट वाला, जहां से नजर रखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्राउज नेस्ट में जो लुकआउट्स थे, उनके पास दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर्स नहीं थे इस सफर पर। दूरबीन नहीं थी इतने बड़े जहाज पर? हाँ, लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने ये बात अपनी गवाही में कंफर्म की है। हालांकि इस पर सेकंड ऑफिसर लाइटॉलर का कहना था कि उस जमाने में, खासकर रात में, बिना दूरबीन के यानी नेकेड आई पर ज्यादा भरोसा किया जाता था। अच्छा, ये कैसी बात हुई? कैप्टन लॉर्ड, जो कैलिफोर्नियन के कैप्टन थे, उन्होंने भी कहा कि उनके क्रॉस नेस्ट में भी आमतौर पर ग्लासेस नहीं होते थे। तो ये शायद उस वक्त की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही हो, लेकिन टाइटैनिक के केस में ये बहुत ही, मतलब, घातक साबित हुई। और फिर वो हुआ जिसका डर था, 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर। हाँ, लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को अंधेरे में सामने एकदम से एक काला सा पहाड़, एक ब्लैक मास जैसा कुछ दिखा। उन्होंने फौरन 3 बार घंटी बजाई और ब्रिज को फोन करके चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। आइसबर्ग सीधे सामने? उस वक्त ब्रिज पर फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक थे। उन्होंने तुरंत हार्ड स्टारबोर्ड का ऑर्डर दिया। हार्ड स्टार्टबोर्ड? इसका मतलब था कि स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह दाईं तरफ घुमाओ, ताकि ये जहाज तेजी से पोर्ट यानी बाईं तरफ मुड़ जाए
और जहाज का पिछला हिस्सा आइसबर्ग से टकराने से बच जाए। ये बात क्वार्टरमास्टर रॉबर्ट हिजिन्स ने बताई। जहाज ने मुड़ना शुरू भी किया। लेकिन इतना बड़ा जहाज और स्पीड भी थी। वक्त कहाँ था? बिल्कुल, वक्त बहुत कम था। जहाज पूरी तरह से बच नहीं पाया। सीधी टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन जहाज आइसबर्ग की साइड से रगड़ता हुआ निकल गया। एक ग्लांसिंग ब्लो जैसा इस मैंने बाद में डिस्क्राइब किया। सिर्फ रगड़ तो शायद उतना डैमेज नहीं हुआ होगा। ऊपर डेक पर तो ऐसा ही लगा। टक्कर इतनी हल्की, इतनी सटल थी कि ऊपर मौजूद बहुत से लोगों को, जैसे सी हेनरी स्टैंगल या सैमुअल हेमिंग, उन्हें इसका ठीक से एहसास भी नहीं हुआ। बस एक हल्का सा झटका, एक कंपन महसूस हुआ। पर जहाज के निचले हिस्से में, पानी के नीचे, कहानी बिल्कुल अलग थी। एग्जैक्टली। वहां नुकसान हो चुका था। ऑफिसर्स फौरन डैमेज देखने नीचे गए। फोर्थ ऑफिसर बॉक्स हॉल ने नीचे मेल रूम में तेजी से पानी भरता देखा और फौरन कैप्टन को रिपोर्ट किया। और कैप्टन, उनका क्या रिएक्शन था? जब इसमें ने कैप्टन से पूछा कि क्या हुआ है, तो उनका जवाब था, मुझे डर है कि इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि चीफ इंजीनियर बेल ने शुरू में कहा कि पंप्स पानी निकाल लेंगे। उनमें शायद थोड़ी उम्मीद थी शुरू में। लेकिन नुकसान उम्मीद से कहीं ज्यादा था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जल्द ही ये साफ हो गया कि जहाज को बचाया नहीं जा सकता। कैप्टन स्मिथ ने फिर वायरलेस ऑपरेटर्स को CQD भेजने का ऑर्डर दिया, जो उस वक्त का डिस्ट्रेस सिग्नल था। बाद में नए SOS सिग्नल का भी इस्तेमाल किया गया। हेरल्ड ब्राइड ने बताया कि फिलिप्स ने लगातार मदद के लिए कॉल्स भेजे। और फिर वो ऑर्डर आया जिसका मतलब था कि उम्मीद खत्म, अबैंडन शिप, जहाज को खाली करने का। हाँ, और साथ ही निर्देश, पहले औरतें और बच्चे, women and children first। यहां से तो फिर अफरा तफरी मची होगी। एक अजीब सी स्थिति बनी, कहीं पर ऑर्डर था तो कहीं कंफ्यूजन और थोड़ी अफरा तफरी भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लाइफ बोट्स की कमी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं। सिर्फ 20? इतने सारे लोगों के लिए? हाँ, जो जहाज पर मौजूद 2200 से ज्यादा लोगों के लिए कहीं से भी काफी नहीं थी। ये बात क्रू के कुछ मेंबर्स जैसे जॉर्ज मूर जानते थे कि बोट्स कम हैं। तो फिर लाइफ बोट्स को कैसे भरा गया? क्या औरतें और बच्चे पहले का रूल फॉलो हुआ? इसमें भी मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। कुछ ऑफिसर्स जैसे लाइट ऑलर पोर्ट साइड पर इस नियम का सख्ती से पालन कर रहे थे, मतलब मर्दों को बोट में जाने से रोक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बोट्स जैसे ऑफिसर पिटमैन की स्टारबोर्ड साइड वाली बोट नंबर 5, वो पूरी कैपेसिटी से कम भरी गई। कम क्यों भरी गई? पिटमैन के मुताबिक उस वक्त वहां ज्यादा औरतें और बच्चे मौजूद नहीं थे जिन्हें बोट में बिठाया जा सके, और हालात ऐसे थे कि ऑफिसर लोव को तो भीड़ काबू करने के लिए अपनी रिवॉल्वर से हवा में फायर भी करना पड़ा था। ओह, फायर करना पड़ा? हाँ, ताकि लोग पैनिक में बोट्स पर न टूट पड़ें। इसी बीच कुछ हिम्मत की मिसालें भी हैं, जैसे मेजर आर्थर प्यूशेन, एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। उन्हें जो बोट में जाने से रोका गया क्योंकि वो मर्द थे। तो वो रस्सी के सहारे नीचे उतरकर एक बोट में शामिल हुए जिसमें सेलर्स की कमी थी। और व्हाइट स्टार लाइन के MD जे ब्रूस इसमें, वो भी लाइफ बोट्स लोड करने में मदद करते दिखे, जैसा पिटमैन और स्टीवर्ट HS की गवाही से पता चलता है। इसमें इनका रोल तो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। MD थे, शुरू में कैप्टन से नुकसान की जानकारी ली, बोट लोडिंग में मदद की, और फिर वो खुद एक कोलैप्सिबल लाइफ बोट C में सवार हो गए। उनकी अपनी गवाही के मुताबिक वो बोट में तभी दाखिल हुए जब वो नीचे उतारी जा रही थी और उसमें जगह खाली थी। कोई और आसपास नहीं था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उनके बच जाने पर बहुत हंगामा हुआ था ना? हाँ, बहुत ज्यादा। मीडिया में, खासकर जो येलो प्रेस थी उस जमाने की, उन्होंने इसमें को एक विलेन की तरह पेश किया। उन पर कायरता के आरोप लगे। मतलब आज भी रेडिट जैसे फोरम्स पर यह बहस होती है कि क्या वो कैरेक्टर असैसिनेशन ठीक था या सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ इसमें थे जो बच गए, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज जैसे लोग थे जो जहाज के साथ ही डूब गए। कैप्टन स्मिथ के आखिरी पलों के बारे में क्या पता चलता है? कुछ कंफर्म है? कैप्टन स्मिथ के बारे में थोड़ी अलग अलग बातें हैं। कुछ कहते हैं वो आखिर तक ब्रिज पर ही थे, कुछ ने उन्हें ब्रिज से कूदते देखा। एक दो गवाहियां ये भी कहती हैं कि वो पानी में एक उल्टी हुई कोलैप्सिबल बोट B के पास दिखे थे, शायद एक बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए, पर इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। उनका आखिरी आम हुक्म यही था, नाउ इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, मतलब अब हर आदमी अपनी जान खुद बचाए। और थॉमस एंड्रयूज, जहाज के निर्माता, उनका क्या हुआ? उन्हें आखिरी वक्त तक यात्रियों की मदद करते हुए देखा गया। स्टीवर्ड HS ने बताया कि वो फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में शांत खड़े थे, शायद डेक पर लोगों को लाइफ बेल्ट्स पहनाने में मदद करने के बाद। कुछ लोगों ने उन्हें आखिर में कैप्टन स्मिथ के साथ ब्रिज पर भी देखा था। वो जानते थे कि जहाज डूब रहा है, पर वो शांत थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।
जैसे जैसे लाइफ बोट्स दूर जा रही थीं, टाइटैनिक का अंत और करीब आ रहा था। क्या हुआ आखिर में? कैसे डूबा जहाज? धीरे धीरे उसका अगला हिस्सा यानी बो पानी में समाता गया और पिछला हिस्सा स्टर्न हवा में ऊपर उठता गया। इसका जिक्र मेजर प्यूशन और चीफ बेकर चार्ल्स जॉकिन, जो हार्डी की गवाही में मेंशन है, जैसे सर्वाइवर्स ने किया है। और फिर लाइट्स? हाँ, फिर अचानक लाइट्स बुझ गईं, पूरा अंधेरा छा गया और डूबने से ठीक पहले कुछ गवाहों ने एक या दो बड़े धमाके जैसी आवाजें सुनी। धमाके? हाँ, शायद स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से। और फिर वो सबसे भयानक मंजर था। पानी में गिरे हजारों लोगों की चीखें। लाइफ बोट्स में बैठे लोगों जैसे हिचिन्स, प्यूशेन, क्रॉफर्ड ने ये आवाजें सुनी। बहुत दर्दनाक था वो सब। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। एक जहाज तेजी से टाइटैनिक की तरफ आ रहा था, कापेथिया। हाँ, कापेथिया। उसके वायरलेस ऑपरेटर हैरोल्ड कॉटम ने संयोग से टाइटैनिक का डिस्ट्रेस कॉल सुन लिया था। कम एट वंस, इट इज अ CQD, ओल्ड मैन। ये तो किस्मत की बात थी। बिल्कुल। कॉटम ने फौरन अपने कैप्टन आर्थर रॉस्टन को उठाया। कैप्टन रॉस्टन ने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी रफ्तार से टाइटैनिक की आखिरी लोकेशन की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, जो लगभग 58 नॉटिकल माइल्स दूर थी। उन्होंने रेस्क्यू के लिए फौरन तैयारियां शुरू कर दी। ब्लैंकेट्स, डॉक्टर्स, गर्म पीने की चीजें, सूप, सब कुछ, ये सब उनकी गवाही में दर्ज है। और वो पहुंचे कब तक? सुबह के करीब 4 बजे कारपेथिया उस जगह पहुंची। वहां का नजारा देखकर वो भी दंग रह गए। हर तरफ बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे, फील्ड आइस थी। उन्होंने लाइफ बोट से सर्वाइवर्स को बचाना शुरू किया। पानी में क्या दिखा उन्हें? मलबा? बॉडीज? कैप्टन रोस्ट्रॉन और ऑफिसर बॉक्सहॉल ने पानी में सिर्फ एक ही बॉडी देखी। बहुत सारा छोटा मोटा मलबा तैर रहा था, लकड़ी के टुकड़े, कुर्सियां, डेक चेयर्स वगैरह, पर जहाज का कोई बड़ा टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। और पानी बेहद ठंडा था, फ्रीजिंग से बस थोड़ा ऊपर। इसी बीच टाइटैनिक के एक ऑफिसर ने कुछ और लोगों को बचाया था ना? लोव। हाँ, 5th ऑफिसर हैरोल्ड लो। उन्होंने एक बहुत बहादुरी का काम किया। उन्होंने अपनी लाइफ बोट नंबर 14 के लोगों को दूसरी बोट्स में शिफ्ट करके अपनी बोट खाली की और कुछ वॉलंटियर्स के साथ मलबे वाली जगह पर वापस गए। वापस गए उस ठंड में? हाँ, वहां उन्होंने कुछ आवाजें सुनी और 4 लोगों को पानी से जिंदा बाहर निकाला। एक की बाद में बोट में मौत हो गई, पर 3 बच गए। ये लोवो और उनकी बोट के एक मेंबर इवांस की गवाही से पता चलता है। तो कारपेथिया ने तो अपना काम किया, लेकिन एक और जहाज था जो उस रात टाइटैनिक के बहुत करीब था पर मदद को नहीं पहुंचा, SS कैलिफोर्नियन। ये टाइटैनिक की कहानी का एक बहुत बड़ा रहस्य है ना? बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा बहस वाले पहलुओं में से एक है। कैलिफोर्नियन टाइटैनिक से बहुत नजदीक, शायद 10 से 20 मील की दूरी पर बर्फ में फंसा खड़ा था। ये कैप्टन स्टैनली लॉर्ड की गवाही और इंक्वायरी चार्ट से साफ है। और उन्होंने टाइटैनिक को देखा भी था। हाँ, उसके ऑफिसर्स ने रात में दूर एक बड़े स्टीमर की लाइट्स और सफेद रॉकेट्स यानी फ्लेयर्स देखे थे। उन्होंने इस बारे में कैप्टन लॉर्ड को कई बार बताया भी। गिल और इवांस जैसे ऑफिसर्स की गवाही है इस बारे में। तो फिर कैप्टन लॉर्ड ने कुछ किया क्यों नहीं? रॉकेट्स तो डिस्ट्रेस का सिग्नल होते हैं, सफेद रॉकेट्स भी। कैप्टन लॉर्ड का कहना था कि उन्हें लगा ये शायद कंपनी के सिग्नल्स हैं या किसी दूसरे जहाज से बात करने के लिए छोड़े जा रहे हैं, डिस्ट्रेस सिग्नल्स नहीं। उन्हें ये यकीन नहीं हुआ कि वो डिस्ट्रेस में है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वायरलेस ऑपरेटर की थी ना? हाँ, वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। कैलिफोर्नियन का अकेला वायरलेस ऑपरेटर सिरिल इवेंस रात 11:30 अपनी ड्यूटी बंद करके सोने चला गया था। ठीक उसी वक्त के आसपास जब टाइटैनिक टकराया। हाँ, और उससे पहले जब इवांस ने टाइटैनिक को बर्फ की चेतावनी देने की कोशिश की थी, तो टाइटैनिक के ऑपरेटर फिलिप्स ने उसे झड़क दिया था, शट अप कहकर। इवांस के सोने के बाद टाइटैनिक के सारे डिस्ट्रेस कॉल्स कैलिफोर्नियन पर मिस हो गए। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही लगती है। अगर इवांस जाग रहा होता या कैप्टन लॉर्ड ने रॉकेट्स को सीरियसली लिया होता, तो कहानी कुछ और हो सकती थी। कितनी जानें बच सकती थी। बिल्कुल। ऑफिशियल इंक्वायरी में कैप्टन लॉर्ड की काफी आलोचना हुई थी उनके इस इनएक्शन के लिए। उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया कि उन्होंने मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी जिसकी अलग अलग व्याख्याएं आज भी होती हैं। ये वायरलेस कम्युनिकेशन का रोल इस पूरी ट्रेजेडी में कितना अजीब रहा है। वार्निंग्स नजरअंदाज हुई, डिस्ट्रेस कॉल्स सुने गए पर एक जगह मिस हो गए, और फिर रेस्क्यू के बाद भी इससे जुड़े विवाद हुए। हाँ, रेस्क्यू के बाद भी कारपेथिया पर मैसेज का सैलाब आ गया था। वहां ऑपरेटर कॉटम थे और टाइटैनिक के जख्मी जूनियर ऑपरेटर हैरोल्ड ब्राइड ने भी उनकी मदद की।
पहली प्रायोरिटी बचाए गए लोगों के नाम उनके परिवारों तक पहुंचाना था, पर इतना ज्यादा केओस था और इतने सारे मैसेज थे कि चीजें बहुत स्लो थी। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट टैफ्ट की तरफ से मांगी गई लिस्ट भी फौरन नहीं मिल पाई थी। और इसी बीच ब्रूस इसमें वो भी मैसेज भेज रहे थे। हाँ, ब्रूस इसमें ने कारपैथिया से अपने न्यूयॉर्क और लिवरपूल ऑफिसेस को कई प्राइवेट और बिजनेस से जुड़े वायरलेस मैसेज भेजे। ये बात ब्राइड, कॉटम, इसमें और उनके एसोसिएट फ्रैंकलिन की गवाही से सामने आई। इससे क्या हुआ? कोई और कंट्रोवर्सी? हाँ, इससे एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। पहला तो ये कि क्या पर्सनल और बिजनेस मैसेज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी जब सर्वाइवर्स की लिस्ट का इंतजार हो रहा था। दूसरा, मार्कोनी कंपनी के ऑपरेटर्स कॉटम और ब्राइड पर आरोप लगे कि उन्होंने खबरों को रोका ताकि वो अपनी एक्सक्लूसिव कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच सकें। कि हाँ, कहानी बेचने के लिए? हाँ, ऐसा आरोप लगा। मार्कोनी कंपनी के ऑफिशियल्स की गवाही से यह भी इशारा मिला कि कंपनी ने इसकी एक तरह से अनुमति दी थी या कम से कम आंखें मूंद ली थी। इसमें के मैसेज की वजह से भी यह सवाल उठा कि क्या वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बाप रे! तो कम्युनिकेशन की कमियां, छूटे हुए मौके और रेस्क्यू के बाद भी इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल, ये सब इस ट्रेजेडी को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कुछ सवाल तो शायद अब भी बाकी होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कारपेथिया ने कुछ लाइफ बोट्स तो उठा ली, पर कुछ को वहीं छोड़ दिया गया। क्यों? शायद जगह नहीं थी या वक्त। रॉस्टन और इसमें दोनों ने इसका जिक्र किया है। और वो मिसिंग बॉडीज का क्या? इतने लोग मारे गए पर लाशें बहुत कम मिली। हाँ, ये भी एक मिस्ट्री है। एक थ्योरी ये थी कि शायद बर्फ के बड़े क्षेत्र, आइस फील्ड्स, ने लाशों को नीचे दबा दिया या कहीं और बहा दिया। और वो जगह, जैसा कैप्टन रॉस्टन ने बताया, बहुत गहरी थी, करीब 4 किलोमीटर से ज्यादा। और एक आखिरी बात, वो डिजाइन वाली, इसमें का जो अनुमान था। हाँ, इसमें का अनुमान था कि जहाज का डिजाइन ऐसा था कि वो किसी भी 2 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैर सकता था। लेकिन आइसबर्ग ने साइड से टक्कर मारकर शायद 5 या 6 कंपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचाया था। वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारें ऊपर डेक तक नहीं जाती थी, तो पानी एक से दूसरे में ओवरफ्लो होता गया। और इसमें यह भी सोचा था कि अगर सीधी टक्कर होती है हेड ऑन, तो शायद कम नुकसान होता और जहाज बच जाता। हाँ, ये कितनी बड़ी विडंबना है, एक आयरनी है कि वो आइसबर्ग से बचने की कोशिश में किया गया ग्लैंसिंग ब्लो ही शायद ज्यादा घातक साबित हुआ। सीधी टक्कर से शायद सिर्फ आगे के 1 या 2 कंपार्टमेंट ही डैमेज होते और जहाज शायद तैरता रहता। तो ये थी टाइटैनिक की कहानी। इन सोर्सेस के आईने में टेक्नोलॉजी पर अति विश्वास, इंसानी चूक, कम्युनिकेशन की असफलता, बहादुरी के पल और एक भयानक अंजाम। बहुत से सवाल ये पीछे छोड़ जाती है रियली। बिल्कुल। कैलिफोर्नियन का असल रोल क्या था? क्या इसमें का विलिफिकेशन सही था? छोटी छोटी गलतियां कैसे एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल गईं? What's fascinating here is ये देखना कि कैसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स में एक जगह की चूक, एक छोटी सी लापरवाही पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। और एक सवाल जो ये सब सुनकर मन में आता है, अगर आज वैसी ही स्थिति बने तो क्या हम बेहतर तैयार हैं? टेक्नोलॉजी बदल गई है, नियम बदल गए हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, पर क्या इंसान के फैसले लेने का तरीका, वो ह्यूमन एलिमेंट, उतना बदला है? ये सोचने की बात है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नई दृष्टि मिली होगी सुनने वालों को। हाँ, उम्मीद है ये विश्लेषण सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.